अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल सेल इंजरी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि सेल इंजरी होता क्या है। जब भी सेल को बाहर से कोई भी इंजरी स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, जो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, सेल जो है उसे अडेप्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपना फंक्शन जो है प्रिजर्व रख सके। अगर तो सेल अडेप्ट कर जाए तो इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर सेल अडेप्ट नहीं कर पाता तो हम उसे कहते हैं कि सेल इंजरी हो जाती है उसकी वजह से। अब सेल इंजरी के जो स्टिमुलस हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हाइपोक्सिया हो जाए, लाइक ऑक्सीजन कम हो जाए, इस्कीमिया हो जाए यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो जाए। हाइपोक्सिया में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होती है और इस्कीमिया में हम कहते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी होती है। टॉक्सिन्स आ जाए बाहर से, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर पॉल्यूटेंट्स, कोई भी ड्रग, सिगरेट स्मोक। इसके अलावा इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस हो सकते हैं, लाइक प्रोटीन कैलोरी जो है उसकी इंसफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन कैलोरी जो है वो उसकी काफ़ी ना हो। विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कोई भी फिजिकल एजेंट्स लाइक ट्रॉमास, रेडिएशन, टेम्परेचर, इस तरह के जितने भी स्टिमुलस है ना वो सारे हमारे पास सेल इंजरी कॉज करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक मैप देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हेल्दी सेल को कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है ना, सबसे पहले तो होगी रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी वो इंजरी होती है कि अगर हम उस स्टिमुलस को रिमूव कर देंगे तो सेल जो है वो रिकवरी हो जाएगी उसकी। स्टिमुलस रिमूव किया, सेल हेल्दी दोबारा से हो गया। लेकिन अगर वो स्टिमुलस ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है, और वो प्रोग्रेशन होती रहती है उसकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है अगर स्टिमुलस रिमूव भी कर दिया जाए ना तो सेल दोबारा से हेल्दी नहीं हो सकता। अब वो हमेशा के लिए लाइक सेल डेथ हो जाती है, इसे हम कहते हैं सेल डेथ। इरिवर्सिबल सेल इंजरी को हम सेल डेथ भी कहते हैं और इसका एक और नाम नेक्रोसिस भी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि हम यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं पढ़ रहे क्योंकि एपोप्टोसिस में बाहर से कोई सेल इंजरी नहीं आती, उसमें बॉडी जो है वो खुद से प्रोग्राम सेल डेथ करती है, यानी वो डिसाइड करती है कि अब हमने इस सेल को जो है ख़त्म करना है, ठीक है, तो वो अंदर से प्रोग्राम होता है। तो इसलिए हम सिर्फ नेक्रोसिस यहाँ पे देखते हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल इंजरी की प्रोग्रेशन की वजह से उसकी डेथ हो रही है। और एपोप्टोसिस का पूरा मैकेनिज्म ही जो है वो डिफरेंट होता है इससे। इवन दो एपोप्टोसिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल डेथ, ठीक है, उसको हम बाद में अलहदा से पढ़ेंगे। कुछ स्टिम्युलाई जो रिवर्सिबल इंजरी कॉज करवाएंगे, दे आर माइल्ड हाइपोक्सिया, माइल्ड टॉक्सिन्स या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स लाइक एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो गया। जो भी चीज़ माइल्ड फॉर्म में होगी वो हमारे पास कॉज करवाएगी रिवर्सिबल इंजरी। सेल स्वेलिंग इज लाइक द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेल स्वेलिंग क्यों होती है? सेल स्वेलिंग इसलिए होती है कि सेल इंजरी हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, एटीपी नहीं बन रहा, ठीक है, एटीपी नहीं बन रहा, एनर्जी नहीं है। अब उस एनर्जी की वजह से जो सोडियम पोटाशियम पंप लगे हुए थे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, वो सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। जब वो फेल हो जाएंगे तो उसकी वजह से आयन इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, आयंस को बाहर निकाल रहे थे ना, पंप कर रहे थे, लेकिन सोडियम अब बाहर नहीं जाएगा, वो सेल के अंदर रिटेन हो जाएगा। जब सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर जो है वो उसको फॉलो करेगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। सेल स्वेलिंग होने की वजह से मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाती है। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग क्या होती है, आउट पॉचिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, हम डायग्राम आगे देखते हैं उसमें देखेंगे। सेल ब्लेब हो जाएगा, माइक्रोविलाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। दो सेल्स जो आपस में इस तरह कनेक्शन बना हुआ था जिनका आपस में, ठीक है, अगर वो सेल स्वेल हो गया फॉर एग्जांपल और माइक्रोविलाई जो है वो डिस्टर्ब हो गया तो जो दो सेल्स के आपस में कनेक्शन था ना वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स जो है वो लूज हो जाती हैं। फिर इसके लिए एक और नाम भी हम देते हैं, उसको हम कहते हैं वैक्यूलर डिजेनरेशन, ठीक है। वैक्यूलर डिजेनरेशन क्या होता है, देखिए सेल स्वेलिंग हुआ है ना तो उसके साथ सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी स्वेल हुए होंगे। उसके साथ जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी स्वेल करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायलेट हो जाएगा और उसके वेजिकल्स जो हैं वो उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायलेट हो जाएगा और वो अपने वेजिकल्स जो हैं बर्ड करेगा, और बर्डिंग ऑफ यहाँ से होगी मेरे पास वेजिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायलेट हो जाएगा क्योंकि सारे ऑर्गेनेली स्वेल हुए हैं, और उसकी वजह से पिंचिंग ऑफ वेजिकल्स फ्रॉम ईआर होगी, ठीक है। जो वैक्यूल्स ईआर से निकल निकल के सेल के अंदर जा रहे हैं ना उनकी वजह से एक वैक्यूलर अपीयरेंस होगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं वैक्यूलर डिजेनरेशन, ठीक है। हाइड्रोपिक चेंज भी क्योंकि वाटर आ रहा है इसलिए हम हाइड्रोपिक चेंज कह रहे हैं। क्रोमैटिन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो आपस में जुड़ जाएगा, क्लम्प हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा इजिनोफिलिक हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि रिवर्सिबल में साइटोप्लाज्म कम पिंक होता है, इरिवर्सिबल में वो ज़्यादा पिंक हो जाता है। अब उसकी वजूहत क्या है वो हम नेक्रोसिस की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे कि क्यों साइटोप्लाज्म पिंक होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं थोड़ा सा जो है वो पिंक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि माइलिन फिगर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज है ना हमारे पास, एंड वी नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो जब वो डैमेज है तो वहाँ से टूट टूट के फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं और वो बना रहे हैं माइलिन फिगर्स। फिर हम कहते हैं उसके साथ ही चीज़ें स्मॉल एमोर्फस डिपॉजिट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो
एंड डैमेज, उसकी भी मेम्ब्रेन डैमेज है, तो वहाँ से भी फॉस्फोलिपिड्स जो है टूट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या बना रहे हैं, स्मॉल एमॉर्फस डिपॉजिट्स फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं वो भी। ईआर की डायलिटेशन हो गई थी तो उसकी वजह से भी राइबोसोम्स डिटैच हो जाएंगे और वो बिखर जाएंगे, और पोलिसोम्स भी डिटैच हो जाएंगे, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही। लिवर जो है वो एक लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑर्गन है, तो अगर लिवर के अंदर नेक्रोसिस होगी तो लिपिड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो लिपिड के वैक्यूल्स जो है वो एक्यूमुलेट, बाकी सेल्स के अंदर सेल स्वेलिंग हो रही है, और अगर कोई लिपिड मेटाबॉलिज्म वाला ऑर्गन है लाइक लिवर तो वहाँ पे लिपिड के वैक्यूल्स हो रहे हैं। ये तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो थी, ठीक है। अब ग्रॉसली कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस ऑर्गन में नेक्रोसिस हुई हुई है। जब हम ऊपर से किसी भी ऑर्गन को एज अ, तो उसमें पेलर होगा। पेलर क्यों होगा, क्योंकि सेल सारे स्वेल हुए हुए हैं, कैपिलरीज कॉम्प्रेस होंगी तो ब्लड आ ही नहीं रहा, इसलिए पेलर अपीयरेंस होगी। दूसरा हम कहते हैं टर्जिडिटी होगी, क्योंकि सेल सारे स्वेल हुए हैं, उनके अंदर वाटर ज़्यादा है तो इसलिए टर्जन होगा, और सारे ऑर्गन का जो वेट है वो भी एज अ होल इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल इंजरी यानी कि नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। अब इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है परमानेंटली लॉस हो जाएगा, कोई एटीपी नहीं बन रहा, कोई भी एनर्जी नहीं बन रही, ठीक है। हमने पता रिवर्सिबल में सेल स्वेल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल में हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। रिवर्सिबल में सेल स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सारी मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन हो, वो सारी जो है वो रप्चर हो जाएंगी। इसी तरह हम कहते हैं कि लाइजोसोमल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ वो भी रप्चर हो जाएगी, और लाइजोसोमल के जो कंटेंट्स हैं लाइक एंजाइम्स वगैरह वो रिलीज होंगे और वो सेल को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। वो पहले लाइजोसोमल की एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे और फिर कुछ देर बाद हम कहते हैं कि कुछ अरसे बाद इन्फ्लेमेशन वाले ल्यूकोसाइट्स आएंगे और वो बाकी सेल डेब्रिस को जो है वो रिमूव कर देंगे। यानी कि जो सेल की यानी कि हमारे पास जब भी नेक्रोसिस होती है ना, तो सेल की जो रिमूवल है उससे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, लाइजोसोमल कंटेंट से, वहाँ से स्टार्ट होगी और फिर एंड पे आके ल्यूकोसाइट्स जो है वो इन्फ्लेमेशन करवा के तो उसको रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली। फिर हम कहते हैं कि डीएनए और क्रोमेटिन की जो इंटीग्रिटी है यानी कि वो भी ख़त्म हो जाती है, डीएनए भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्रोमेटिन जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल इंजरी में यूजिनोफिलिक होता है, पिंक कलर का होता है, बट इरिवर्सिबल में वो इसकी यूजिनोफिलिक जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है यूजिनोफिलिक, इसकी हम कहते हैं कि दो वजूहत होती हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स थे ना वो डी नेचर हो गए, ठीक है। जब प्रोटीन्स डी नेचर हो जाएंगे तो उनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो इयोसिन जो है स्टेन वो ज़्यादा बाइंड करेगा इनके साथ, और इसलिए पिंक कलर जो है वो ज़्यादा दिखेगा हमें। दूसरा हम कहते हैं कि चूंकि रप्चर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जितने भी सेलुलर कंटेंट्स थे लाइक आरएनए वगैरह वो भी सेल से जो है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जब वो लॉस हो जाएंगे साइटोसोल से, तो क्योंकि आरएनए का कलर जो है वो बेजोफिलिक होता है, ठीक है, बेजोफिलिक होता है, अगर वो लॉस हो जाएगा तो कलर जो है वो ज़्यादा इजिनोफिलिक हो जाएगा। फिर हम कहते हैं न्यूक्लियस ब्रेकडाउन भी होती है, यानी न्यूक्लियस जो है वो भी बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, लाइक फौरन से न्यूक्लियस स्ट्रक्चर नहीं होगा बल्कि पहले उसके कुछ स्टेप्स होंगे जिसके बाद एंड पे जो है वो न्यूक्लियस की लाइसिस होगी। सबसे पहला हम कहते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस साइज जो है वो श्रिंक हो रहा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस श्रिंक हो रहा है, जितना भी डीएनए है वो कंडेंस होकर एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से बेजोफिलिक कलर जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि डीएनए जो है वो बेजोफिलिक होता है तो बेजोफिलिया जो है वो ज़्यादा होगा। तो पिक्नोसिस में हम कहते हैं दो तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूक्लियस श्रिंकेज एंड इंक्रीज बेजोफिलिया। फिर हम कहते हैं मेरे पास है कैरियोरेक्सिस। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस श्रिंक हो रहा था, कैरियोरेक्सिस में वो श्रिंक होता हुआ न्यूक्लियस जो है वो फ्रेगमेंटेशन होती है उसकी, ठीक है। कैरियोरेक्सिस मींस फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, और कैरियोलाइसिस में हम कहते हैं कि जो बेजोफिलिया था ना वो लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डीएनए था वो डीएनएज एंजाइम उसे डिसॉल्व कर देगा, कंप्लीटली रिमूव कर देगा, तो जिसकी वजह से बेजोफिलिया खत्म हो गया। Pycnosis is cell shrink, nuclear shrinkage and increased basophilia. Karyorrhexis is nuclear fragmentation and karyolysis is loss of basophilia. मतलब डीएनए की लाइसिस हो गई है जिसकी वजह से बेजोफिलिया खत्म हो गया। देन वी से कि न्यूक्लियस जो है ना वो 1 से 2 दिन तक कंप्लीटली डिसोल्यूट हो जाएगा इन इरिवर्सिबल इंजरी। माइलिन फिगर्स इरिवर्सिबल इंजरी में ज़्यादा हो जाते हैं, इवन के इरिवर्सिबल में भी थे बट इरिवर्सिबल में ज़्यादा हो जाएंगे। हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में रिवर्सिबल में स्मॉल एमॉर्फस थे जो कि फॉस्फोलिपिड्स के बने हुए थे, यहाँ पे वो लार्ज एमॉर्फस होते हैं जो कि कैल्शियम के बने होते हैं। कैल्शियम के क्यों बने होते हैं, क्योंकि जब भी इरिवर्सिबल इंजरी होती है ना, कोई टॉक्सिन आता है या कोई भी बाहर से स्कीनिया वगैरह होता है, साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ जाता है। साइटोसोलिक कैल्शियम क्यों बढ़ता है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर हुआ था वो बाहर लीक हो गया या बाहर से एंटर हो गया कैल्शियम, ठीक है, सेल के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एज अ कैल्शियम बफर एक्ट कर रहा है, तो जब साइटोसोल में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से डिपॉजिट्स बन जाएंगे। पे जो सबसे मेजर
इसकी क्लासिफिकेशन है नेक्रोसिस की, वो ये है कि साथ में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी हो रहा होता है, ठीक है। रिवर्सिबल में नहीं होता क्योंकि इरिवर्सिबल में अब सेल डैमेज हो गया है, ठीक है, वो रप्चर हो गया है, वो सारे रिलीज़ करवा रहा है अपने सेल इंजरी, टिश्यू इंजरी के जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे आएंगे और वो इन्फ्लेमेशन करवा देंगे, क्योंकि अब उन्होंने क्या करना है, उन सेल्स को रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि अब सेल डेथ हो गई है, अब वहाँ से उन्होंने उसको ख़त्म करना है, स्टिमुलस को भी रिमूव करना है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो हमेशा होगा। नेक्रोसिस में हमेशा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। अच्छा, ये अब आपको यहाँ पे रिवर्सिबल इंजरी नज़र आ रही होगी, सेल स्वेल हुआ हुआ है, यहाँ पे मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हुआ हुआ है, ठीक है, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया की डायलिटेशन हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको स्मॉल एमोर्फस डिपॉजिट्स नज़र आ रहे होंगे, दीज आर फॉस्फोलिपिड रिच, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये माइलिन फिगर्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जा रहे हैं, ये भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। इस तरह यहाँ पे आपको ईआर से पिंच ऑफ वेसिकल्स नज़र आ रहे होंगे, राइबोसोम्स भी डिटैच हो चुके हैं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही। जब प्रोग्रेशन हो गई तो फिर हमारे पास हो गया नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में देख रहे हैं मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है, ठीक है। ये न्यूक्लियस की भी वो जो 3 स्टेप्स बताए थे और एंड पे लाइसिस हो गई। और यहाँ पे आपको लार्ज एमोर्फस डिपॉजिट्स नजर आ रहे हैं विच आर कैल्शियम रिच, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेलीज की भी रप्चर हो जाती है, लाइसोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हैं और सीरियसली लाइसोमल एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमेशा वहीं पे होगा जहाँ पर सेलुलर कंटेंट जो है वो लीक होगा, ठीक है, वहीं पर हमेशा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। अच्छा, अब हम देखेंगे नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से किसी भी ऑर्गन में अगर नेक्रोसिस है तो हम ग्रॉस अपीयरेंस क्या होगी उसकी, ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस क्या होगी और कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। जितनी भी टाइप्स है ना नेक्रोसिस की वो सारी हमें बाहर से देखने से पता लग जाती हैं, लेकिन जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है ना वो हमें बाहर से देखने से पता नहीं चलती, उसमें हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता चलता है कि इसमें नेक्रोसिस हुई हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कोएगुलेटिव, ठीक है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से नाम से पता चल रहा है कि कोएगुलेटिव यानी कि फर्म टेक्सचर वाली जो नेक्रोसिस होगी, ठीक है, देखने से अपीयरेंस से ही पता चल जाएगा कि ये कोएगुलेटिव है, ठीक है। और ये काफ़ी दिनों तक जो है रहती है, यानी कि सेल इंजरी हुई, ठीक है, उसके बाद ये फ़ौरन से इन्फ्लेमेशन से सेल्स ख़त्म हो जाते हैं ना, लेकिन कोएगुलेटिव जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है, बाकियों के मुकाबले में परसिस्ट करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम कहते हैं कि जो भी इन्फेक्शन वगैरह है ना, जब वो आके प्रोटीन्स को डिग्रेड कर रहा होता है सेल के अंदर, सिर्फ वो बाकी प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं करता, वो इंजाइम्स को भी डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो जब सेल के अपने इंजाइम्स ही डिग्रेड हो गए तो सेल डिजोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी डैमेज होने के बाद हमने पढ़ा था ना कि लाइसोसोम्स इंजाइम रिलीज करेगा, वो इंजाइम जो है वो ऐसा ऐसा सेल को डाइजेस्ट कर देगा और बाहर से भी आएंगे और सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्योंकि इंजाइम्स भी रिमूव हो चुके हैं तो सेल जो है वो परसिस्ट करता है। कौन सा सेल? सेल की अपीयरेंस क्या होगी? एक तो वो यूजिनोफिलिक होगा और दूसरा हम कहते हैं उसका न्यूक्लियस भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सेल्स हम कहते हैं काफ़ी दिनों तक वहीं पे जो कोएगुलेटिव की हमारे पास एग्जांपल है ना वो है इन्फाक्शन इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। इन्फाक्शन क्या होता है? जब भी इस्कीमिया की वजह से कोई भी इंजरी होगी दैट इज कॉल्ड एज इन्फाक्शन। अब हम कहते हैं किसी भी ऑर्गन में इन्फाक्शन की वजह से कोई इंजरी है दैट इज कोएगुलेटिव, वो सेल्स वहीं पे एक्सेप्ट ब्रेन। हम कहते हैं ब्रेन में जो इंजरी होती है इन्फाक्शन की वजह से दैट इज नॉट कोएगुलेटिव, दैट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब इसके जो मैकेनिज्म है वो बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि दे आर नॉट वेल नोन। सो बस यही है कि सारे ऑर्गन्स की जो कोएगुलेटिव है और ब्रेन के जो इस्कीमिया या हाइपोक्सिया की वजह से इंजरी होगी वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब लिक्विफेक्टिव हमारे पास क्या होती है कि जब भी किसी बैक्टीरिया या फंजाई का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होगा तो फौरन से हमारे पास ल्यूकोसाइट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर आएंगे, ठीक है, फौरन से इन्फ्लेमेशन होगी। यहाँ पे तो ये था ना कि सेल के जो अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स वगैरह थे वो डिग्रेड हो गए थे, उनकी प्रोटियोलाइसिस हो गई थी, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो काफ़ी देर बाद लाइक ल्यूकोसाइट्स आए थे और फिर उन्होंने आके सेल के डिब्रिस जो है वो रिमूव किया था। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से फॉरन ही ल्यूकोसाइट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो साइट ऑफ इंजरी पे आ जाते हैं, ठीक है, और फॉरन से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। अब वो ल्यूकोसाइट्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या करेंगे? वो सिर्फ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव नहीं करते बल्कि वो जो डेड सेल या टिश्यू है ना उसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। उस टिश्यू को वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे जिसकी वजह से वो टिश्यू जो है डिसोल्यूशन हो जाएगी, यानी वो टिश्यू वहाँ से डिजोल्व होगा, ठीक है, वो प्रॉपर नजर आ रहा होगा डिजोल्व टिश्यू। और उस डिजोल्व टिश्यू की बजाय हम कहते हैं विस्कस लिक्विड जो है वो इसकी जगह आ जाता है टिश्यू की बजाय। एंड में फिर हम कहते हैं विस्कस लिक्विड भी जो है वो भी फैगोसाइटोज हो जाएगा, ठीक है, तो वो जगह जो है वो स्पेस वैसे ही रह जाएगी, लिक्विड भी खत्म हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो पस एब्सेस होती है ना वो भी एक लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की ही टाइप है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यही सारा रिएक्शन हो रहा होता है। फिर इसकी एग्जांपल हमें लिक्विफेक्टिव में पढ़ी है ना कि ब्रेन में जो था हाइपोक्सिया इस्कीमिया, उसकी वजह से दूसरी हम एग्जांपल कहते हैं
दूसरी एग्जाम्पल हम कहते हैं वेट गैंग्रीन की। सिर्फ गैंग्रीन क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं स्पेशली लोअर लिम्स, वहाँ पे तमाम टिश्यू जितने भी है ना उसकी हो जाती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इस्कीमिया की वजह से, ठीक है। उसे हम कहते हैं गैंग्रीन अगर वो इस्कीमिया की वजह से है। लेकिन अगर इस्कीमिया के साथ साथ वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा ना, तो वो मिक्स होगी कोएगुलेटिव और लीक इफेक्टिव, तो उसे हम वेट गैंग्रीन कहेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर लिम्स होती है लोअर लिम्ब में होती है। तीसरी हमारे पास टाइप है, थर्ड मेरे पास है केसीएस नेक्रोसिस। केसीएस का लफ्ज जो है ना वो है चीज लाइक से निकला हुआ है, ठीक है। चीज लाइक अपीयरेंस होती है इस नेक्रोसिस की, ऊपर से देख के पता चल जाता है कि दिट इज केसीएस नेक्रोसिस। मेजरली जो है ये टीबी में होती है, ठीक है। टीबी के जो इन्फेक्शन होते हैं चाहे वो लंग में हो या जहां भी हो, दे प्रोड्यूस केसीएस नेक्रोसिस। अब अगर इसे माइक्रोस्कोपिकली देखें ना, ठीक है, ऊपर से तो मॉर्फोलॉजिकली ये चीज लाइक दिखती है। अगर हम इसे देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर हम कहते हैं कि जो वाउंड होता है ना ये चीज लाइक, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। यहाँ पे बीच में हम कहते हैं कि ये चीज लाइक नेक्रोसिस हुई होती है और इसके साइड पे क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। और बाकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो मैक्रोफेजेस होते हैं। इस टाइप की इंजरी को या इस टाइप के नेक्रोसिस को हम ग्रेनुलोमा भी कहते होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोमा आगे हम पढ़ेंगे कि इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजरी, स्पेशली ये टीबी में पाई जाती है ग्रेनुलोमा। हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं ना तो इसमें सेलुलर आउटलाइंस का पता नहीं चलता, लाइक कौन सा सेल कहाँ पे है, सेल आउटलाइन जो है माइक्रोस्कोपिकली इसका पता नहीं चलता। कोएगुलेटिव का हमने देखा था ना कि उसका पता चल रहा होता है, वाज़ेह आउटलाइंस होती हैं। इसमें सिर्फ वो एमॉर्फस ग्रैन्युलर डेब्रिस ऐसे लग रहा होता है, पड़ा हुआ है, ग्रैन्युलर डेब्रिस पड़ा हुआ है और उसकी कोई आउटलाइंस नहीं होती सेल्स के। अच्छा, अब जो फोर्थ टाइप है दैट इज मेरे पास वो मेरे पास है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस जो है ना वो हमेशा फैट की ब्रेकडाउन से होगा, ठीक है। जहाँ भी फैट प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमारे पास फैट नेक्रोसिस हो सकती है। अब कहाँ कहाँ होती है ये, हम कहते हैं ब्रेस्ट में हो सकती है, ठीक है। ब्रेस्ट में वजूहत क्या हो सकती है इसकी, हम कहते हैं कोई ट्रॉमा सर्जरी या रेडिएशन हुई है, ठीक है। हमें पता है ना वहाँ फैट होता है प्रेजेंट, तो वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाती है। एब्डोमिनल या सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है, अगर कोई ट्रॉमा हो गया तो वहाँ पे उस फैट की नेक्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा हमें पता है कि मिजेंट्री में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मिजेंट्री का फैट है वो ट्रॉमा की वजह से या एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की वजह से ओफन मिजेंट्री के फैट की नेक्रोसिस होती है। अब वो कैसे होती है, हम कहते हैं कि पास जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है ना उसमें एसिनायर सेल्स जो होते हैं पेनक्रियास के और डक्ट्स जो होते हैं वहाँ से हम कहते हैं इंजाइम्स लीक होते हैं, ठीक है। वो इंजाइम्स अब लीक होके जो पेरिटोनियल फैट है सेल्स हैं उनको जाके डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। जब उनको डाइजेस्ट करेंगे वहाँ से मेरे पास रिलीज होंगे फैटी एसिड्स, और वो फैटी एसिड्स जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर जो है डिपॉजिट्स बना लेते हैं चौकी वाइट कलर की, ठीक है। तो वो पेरिटोनियम के ऊपर डिफरेंट कलर के वाइट डिपॉजिट्स बने हुए होते हैं, तो वो पता लग जाता है कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की वजह से हुई है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बीच में नेक्रोटिक फैट सेल्स होंगे, वही फैट सेल्स जिनकी नेक्रोसिस भी हुई है, और इसके आसपास हम कहते हैं कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, उनका कलर क्या होता है, बेसोफिलिक, ठीक है। बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए। लास्ट जो है वो हमारे पास है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। जैसे कि हमने पहले देखा था कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर ही देखी जा सकती है, ग्रॉसली इसकी अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड वेजल्स की वॉल के अंदर होती है, तो ये ग्रॉस जो है इसकी अपीयरेंस नहीं होगी, ये सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखी जाएगी। किन किन डिजीज में हो सकती है, हम कहते हैं वेस्कुलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेजल्स हो जाए, या फिर हम कह रहे हैं सिवियर हाइपरटेंशन भी, जब ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना हाइपरटेंशन में तो उसमें भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। अब इन दोनों इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में क्या होता है कि जब ब्लड वेजल्स को देखते हैं ना हम माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर एक ब्राइट पिंक कलर का ना फिब्रिनोइड उसकी बॉल के अंदर नजर आ रहा होता है, ठीक है, उसे हम फिब्रिनोइड कहते हैं। वो फिब्रिनॉइड किस वजह से बनता है कि क्योंकि ब्लड वेसल्स में हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स आएंगे, वो उन वॉल्स के अंदर लीक होकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्राइट पिंक कलर नजर आता है, बिकॉज दे आर प्रोटीन्स, दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्राइट पिंक कलर। सो इसके अलावा हम कहते हैं ब्लड वेसल्स के अलावा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स में भी अक्सर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखी जाती है अगर वो रिजेक्शन हो जाए, ठीक है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाए। यहाँ पे ये आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नजर आ रही होगी, देखें बिल्कुल इंटैक्ट अभी तक सेल्स हैं, ठीक है, और बॉर्डर का पता चल रहा है, कोएगुलेशन हुई हुई है। ये आपको लिक्विफेक्टिव नजर आ रही है, यहाँ पे सारा टिश्यू जो है वो डिजोल्व हुआ हुआ है, लिक्विड इसकी जगह आ गया, विस्कस लिक्विड आ गया। ये हमारे पास है केशियस नेक्रोसिस चीज़ लाइक, ठीक है। और ये हमारे पास मिजेंट्री के ऊपर फैटी नेक्रोसिस हुई हुई है, चौकी वाइट डिपॉजिट्स, और ये हम कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपी के थ्रू ब्लड वेजल की वॉल के अंदर ये आपको ब्राइट पिंक कलर का फिब्रिनॉइड जो है ये नज़र आ रहा होगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस।